एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता इन दिनों दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। 11 मार्च को ईडी इसी मामले में उनसे पूछताछ करने वाली है। लिहाजा के कविता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपना रही हैं। के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तेलंगाना चुनाव के चलते ईडी का एक्शन हो रहा है। ईडी घर पर पूछताछ क्यों नहीं कर सकती? जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। सुनिए। 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय बीजेपी नेता राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। स्टालिन ने दावा किया कि उनकी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई। उनका राज्य पूरे देश के लोगों का घर है, क्योंकि तमिल लोग भाईचारा पसंद करते हैं। उत्तर भारत के भाई ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। एमके स्टालिन ने आगे कहा कि कुछ लोग फर्जी वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। उत्तर भारत के बीजेपी नेता गलत इरादे से ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरे उस बयान के बाद किया गया है जिसमें मैंने बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन की बात कही थी। उन्होंने राज्य के पुलिस अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। साथ ही बिहार सरकार के अधिकारी भी तमिलनाडु आकर बिहारी प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हुए। तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। डीजीपी भी इस पर स्थिति साफ कर चुके हैं। तो पिछले दिनों बिहार प्रवासियों पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर अब खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आगे आते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह इस वीडियो को फैलाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक साजिश रची गई है। ये वीडियो फर्जी है, झूठी अफवाह फैलाई गई है। अनाद्रमुख के अंतरिम महासचिव एड्डापदी का पलानीस्वामी ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में जिला सचिवों के साथ बैठक की। तमिलनाडु भर के अनाद्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। जुलाई 2022 में अनाद्रमुख की जनरल काउंसिल की एक बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान पार्टी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। जो बदलाव किए गए थे उनके मुताबिक पलानीस्वामी के पार्टी के नेता के रूप में उन्हें चुना गया। वहीं इन बदलाव के कारण पनीर सेल्वम और उनके कुछ सहयोगियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसी के खिलाफ कोर्ट की दलीलें दायर की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगते ही सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी को अनाद्रमुख का अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बने रहने की अनुमति दे दी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को वापस कर दिया। कानून विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि राज्यपाल ने विधेयक पर कुछ सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष के कार्यालय ने इसे प्राप्त कर लिया है। मामले से जुड़े लोग इस राज्य की डीएमके सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की निरंतरता के रूप में देख रही है। ऑनलाइन जुए में हार के बाद लगभग 20 लोगों की आत्महत्या की खबरों पर गौर करते हुए विधानसभा ने बीते साल अक्टूबर में एक विधेयक पारित किया था। तमिलनाडु की सत्ता में आने के बाद डीएमके ने पूर्व जस्टिस के
चंद्रू के तहत विशेष रूप से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक तैयार किया। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना भी है। राजभवन ने विधेयक लौटाए जाने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सुझाव दिया कि तमिलनाडु सरकार को आवश्यक बदलाव के साथ एक और विधेयक पेश करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गंगा कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को सुविधाएं वितरित की। आपको बता दें, कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना की शुरुआत की। इस परियोजना के माध्यम से लाभार्थियों को बोरवेल खोदकर खुले कुएं खुदवाकर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा के लिए पंप सेट और सहायक उपकरण दिए जाते हैं। सरकार व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए 3 लाख रुपए देती है। इस राशि का उपयोग बोरवेल ड्रिलिंग, पंप आपूर्ति और बिजली कनेक्शन के लिए होता है। कर्नाटक में कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट यानी पीयूसी परीक्षा राज्य भर के सभी केंद्रों पर शुरू हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पीयूसी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, मैं पीयूसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं। पीयूसी बहुत महत्वपूर्ण है, जो छात्रों के भविष्य को तय करती है। इसीलिए मैं उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने और उड़ते रंगों के साथ अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने तुमकुरू स्थित सरकारी पीयू कॉलेज का दौरा किया और प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का स्वागत किया। कर्नाटक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीजेपी सांसद एक महिला वेंडर पर चिल्लाते हुए नजर आ रही है। वीडियो कर्नाटक के कोलार जिले से बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी का है, जो महिला दिवस पर एक महिला वेंडर पर चिल्लाकर चर्चा में आ गए। वीडियो में सांसद महिला के माथे पर बिंदी लगाने को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद ने महिला दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी और बिक्री मेले में शिरकत की थी। मेले में सांसद कपड़े बेचने वाले स्टॉल पर रुके, जहां महिला विक्रेता ने माथे पर बिंदी नहीं लगाई थी, जिसके लिए मुनिस्वामी ने उन्हें फटकार लगा दी। बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुनिस्वामी देश को ईरान बनाना चाहते हैं। पुडुचेरी सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग ने विलियानूर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल तमिलिसाई सेलंदराजन, मुख्यमंत्री रंगासामी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जयकुमार सहित 1000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले समारोह में बोलते हुए डिप्टी गवर्नर तमिलिसाई सेलंदराजन ने सलाह दी कि महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषों को उनके साथ खड़े रहना चाहिए और महिलाओं के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। துறைகளில் சாதனை புரிந்து வரும் பெண்களுக்கு கௌரவிக்கப்பட உள்ளது நமது துறை. நிகழ்ச்சியில் கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற குழந்தைகள் பிரணிதா, புவனேஷ் சுய தொழிலுக்கான விருதுகள்। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के मन माधा राव ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर से मुलाकात की। दरअसल दोनों लोगों के बीच की मुलाकात औपचारिक बताई जा रही है। दरअसल हाल ही में अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। शपथ के दौरान सीएम रेड्डी समेत कई लोग मौजूद थे, उनका स्वागत भी किया गया। आपको बता दें, अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी रह चुके हैं।
रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ तमिलनाडु के रामेश्वरम में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में रामेश्वरम बस स्टैंड के सामने सिलेंडर का अंतिम संस्कार समारोह किया और लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाया। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के अधिकारियों ने कहा कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने वाले गरीब लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर और सरकारी सब्सिडी का वादा करके केंद्र सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 साल पहले 450 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर मोदी राज में 1200 रुपए हो गया है। तो महिलाओं ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर ये प्रदर्शन किया है और कुछ महिलाओं ने लकड़ी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया इस प्रदर्शन के जरिए और कहा कि जो 450 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था मोदी राज में, अब वो सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। तो बढ़ती कीमतों को लेकर महिला समूह ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में विकास के कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विकास परियोजनाओं के ये कार्य नगर निगम प्रोजेक्ट के अधीन चल रहे हैं। इन परियोजनाओं में उत्तर भारत से आने वाले मजदूर काम कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तमिलनाडु के सीएम ने बातचीत कर बिहार सरकार को वास्तविक स्थिति की जानकारी दी। हालांकि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश सरकार की कई परियोजनाओं में लगे हुए हैं। तो तूतीकोरिन में विकास का काम चल रहा है। अब विकास परियोजनाओं में कई प्रवासी हैं और बिहार प्रवासी मजदूरों की भूमिका जो है इन कामों में लगी हुई है। हालांकि जो फर्जी वीडियो वायरल हुआ था इसको लेकर प्रवासी मजदूरों ने नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है कि ये वीडियो फर्जी है, अफवाह फैलाई गई है। किसी भी मजदूर पर कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई जाति नहीं हुई है। बता दें आपको, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बिहार प्रवासी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है और ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उनको उनके राज्य नहीं भेजा जा रहा। इस वीडियो के बाद से ही हो हल्ला शुरू हो गया और ये हो हल्ला बिहार तक जा पहुंचा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बिहार से पुलिस टीम भेजी थी। अब तमिलनाडु मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुलिस यहां पर आई, जांच पड़ताल की गई और वो संतुष्ट नजर आई है। ये वीडियो सरासर गलत है, झूठी अफवाह फैलाई गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने औद्योगिक संघ के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा हुई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा लोगों के सहयोग और सीएम स्टालिन की तारीफ करते हुए स्टालिन की तरफ से जारी बयान के जरिए प्रवासी मजदूरों के झूठे हमलों के बारे में तनाव कम करने की बात कही। स्थिति अब नियंत्रण में है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासन ने नजर बनाया है जिससे कि झूठी अफवाहों पर लगाम लगाया जा सके। चेन्नई में भारतीय ट्रेड यूनियन ने राज्य और केंद्र सरकार से स्विगी कर्मचारियों के लिए श्रम कानून लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। CITU ने 8 घंटे की ड्यूटी लगाने, कर्मचारियों का बीमा कराने की मांग की। ट्रेड यूनियनों और स्विगी कर्मचारियों ने चेन्नई राजारथिनम स्टेडियम में प्रदर्शन किया। स्विगी के कर्मचारियों ने श्रम कानून लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि स्विगी फील्ड मैनेजर हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं। हमें डिलीवरी के लिए निर्धारित समय दिया जाता है। यदि डिलीवरी टाइम से नहीं की जाती है तो जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना से बचने के लिए कर्मचारियों को थोड़ी तेजी से गाड़ी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे दुर्घटना होने का डर भी रहता है। चेन्नई में अनाद्रमुख पार्टी कार्यालय के पास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अनाद्रमुख के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने हिस्सा लिया
और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 75 किलोग्राम का केक काटा। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के नेताओं ने कमांडो फोर्स बनाई और अलग से महिला पुलिस स्टेशन भी बनाया। इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया। पहले महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था। महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे नेताओं ने कई अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में 6 शरणार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि शरणार्थी वेलकन्नी के एक छात्रावास में रह रहे थे और छापेमारी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग अवैध तरीके से श्रीलंका भागने की फिराक में थे और इसके लिए इन्होंने अवैध रूप से नाव की व्यवस्था की थी। फिलहाल पुलिस ने अवैध नाव में भागने के लिए भुगतान किए गए 17 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। और अब आपको सीधे कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा है। सुनते हैं। टू द ट्यून ऑफ 97% भारत प्रोड्यूस कर रहा है। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर। और आपको जान करके खुशी होगी कि एप्पल का मोबाइल भी अब भारत में बन रहा है और बहुत जल्दी बोमई साहब ने बात की है फॉक्सकॉन कंपनी से। अब एप्पल कर्नाटक में बनेगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। इसको भी हमको समझना होगा। अगर मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करूं तो 2014 में डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉज 3%। टुडे आज भारत में 40% ट्रांजैक्शन दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन 40% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो आपको जान करके खुशी होगी कि कर्नाटक में 11 एयरपोर्ट्स आर कमिंग अप। 11 एयरपोर्ट अभी शिमोगा का एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। इन 70 ईयर्स 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और 9 साल में मोदी जी के 74 एयरपोर्ट बन करके तैयार हुए। ये भी हमको समझना है। आज 72 प्रोजेक्ट्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया है और यहां भी 9 एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे दिया है। कर्नाटक में भी 9 एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया। उसी तरीके से कर्नाटक का बजट रेलवे का 4000 करोड़ था 2014 में। आज कर्नाटक का बजट 7000 करोड़ रुपीस है और रेलवे में काम को आगे बढ़ाया गया। अगर हाईवे की बात करें तो 2014 में पर डे 12 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज तो कर्नाटक में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। कर्नाटक के विकास को लेकर कई बड़ी बातें उन्होंने कही है। आगे बढ़ेंगे, जहां केरल के तिरुवनंतपुरम में सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा शुरू हो गई। सरकार ने प्रदेश में 2960 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की। पहली परीक्षा बिना किसी समस्या के शुरू हुई। परीक्षा में शामिल हुए छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आए। परीक्षा में करीब 4,19,000 से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों की तरफ से परीक्षार्थियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसका इंतजाम किया गया। केरल के कासरगोड जिले के एक मुस्लिम जोड़े ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोबारा आपस में शादी की, लेकिन इस बार उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी बेटियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये शादी की है। इस कदम से उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना और प्यार दोनों ही मिले हैं। दंपति, जिनका निकाह 6 अक्टूबर 1994 को हुआ था, उन्होंने बुधवार सुबह कासरगोड जिले के होसदुर्ग तालुक के कान्हागढ़ में एक सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में दोबारा शादी कर ली। एडवोकेट और अभिनेता श्री शुक्कुर, जिन्हें कोच्चांको बोबन अभिनीत फिल्म ननाथान केस कोडू में देखा गया, वो यहां पर शामिल हुए थे। और पत्नी शीना महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर से
दोबारा शादी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।